हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहां दो स्पेसिस आयन और एक न्यूट्रल एटम दूसरे एक न्यूट्रल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस हो रहा था। एक काटायन बन रहा था, एक आनायन बन रहा था। ऐसे दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में होने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम आयोनिक बॉन्ड करके बोलते थे, और इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कशन किए, और लैटिस एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी को कैसे डिटरमिन करते हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या है, ये सब सारे चीज़ हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम कोवालेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नाम हमको इंडिकेट कर रहा है, वैलेंट मीन्स दिस टर्म इज कमिंग फ्रॉम वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, ओके। एंड वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल का क्या होगा, या म्यूचुअल शेयरिंग होगा। क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल का क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। किसका वैलेंस सेल? सेल्स ऑफ participating atoms, जो हम बोल रहे हैं कोवालेंट बॉन्ड है, जो दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड जिसको हम कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम्स का वैलेंस सेल में होने वाला इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होने से कोवालेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ valence electron is called the bond which is formed by the mutual sharing of valence electron between the bonded atoms or between the participating atom is called, whether it is in the range, is called the covalent bond। राइट बाबा, इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम बोल रहे थे पहले, ऐसे ही हम डिस्कशन कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जब डिस्कशन कर रहे थे तब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल था। सबसे आसान दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको मिल जाता है किसी तरह से भी, तो इसका क्या हो जाएगा रे, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा 2। यानी ये किसका पाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2। इसका द नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिलेगा। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, और इसको इसके पास जो इनर्ट गैस है हीलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। इसलिए ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन को और एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ये भी वैसे इसका इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन को लाके उसको भी एक हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर देगा। यह हाइड्रोजन के पास था एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को भी वो अपने इलेक्ट्रॉन के तरह यूज करता है, तो इसके पास भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, ये हाइड्रोजन का भी वही 1-2 हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। इसलिए ये बॉन्ड को हम कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। कुछ भी हो,
ठीक उसी तरह जब हम ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे, ये तो एग्जाम्पल 1 है, हम अभी एग्जाम्पल 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। सो इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, वैलेंस शेल में इतना इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन कैसे आते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे एक एक करके, और जो है 2 2 4, तो ये रहेंगे 2 2 4। ये ऑक्सीजन को हम, इसका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से डॉट से इंडिकेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि इसके पास, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 था। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी ये जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन शेयर कर लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा, ये एक्स्ट्रा इसके पास था 8, कितना एक्स्ट्रा पा रहा है, एक्स्ट्रा 2 पा रहा है। किससे, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको ये जो राइट वाला ऑक्सीजन है उससे मिल रहा है, इसलिए ये किसका कॉन्फ़िगरेशन पा लेता है, नियन 10 का कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। सेम इज़ द केस हियर ऑल्सो माय डियर फ्रेंड। सो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी वही इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है नियन का कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल रहा है। ऐसा नाइट्रोजन का हर एक कोवैलेंट बॉन्ड का म्यूचुअल शेयर होता है। अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे देता है तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा मतलब कंप्लीट नहीं लेता है, शेयर करता है, मतलब अपने वैलेंस शेल में इस इलेक्ट्रॉन को वो यूज कर लेता है। ठीक है, सो जैसे कि इसका 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वैसे उसको लगता है। और जो हमको पता है कि अगर किसी का भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो वो स्टेबल होता है, इसीलिए ही तो ऑक्सीजन शेयर करने के लिए राजी हो गया और एक ऑक्सीजन के साथ उसको देगा 2 इलेक्ट्रॉन, उससे लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बस ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे अट्रैक्टिव फोर्स आता है, हम बोलते हैं ना बॉन्ड के मतलब एक अट्रैक्टिव फोर्स रहना चाहिए, या अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन सब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ये राइट वाला ऑक्सीजन का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वो खींचेगा। ठीक उसी तरह ये ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को, इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को उस ऑक्सीजन, ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो खींचेगा। तो 2 न्यूक्लियस दोनों तरफ से अपने आप का जो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेंगे और ये ही अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा और ये ही कोवैलेंट बॉन्ड है। सो इसके बारे में अभी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, लेट मी, यस, सो now I'll take one, yes, so now we'll proceed। ये था एग्जाम्पल एंड इसका डेफिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जो पहले जो थ्योरी आया था, कोवैलेंट बॉन्ड को जनरली एक्सप्लेन करने के लिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए, उसका स्ट्रेंथ, इसका डायरेक्शन एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहला जो थ्योरी आया था वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, लेट मी सी द विजिबिलिटी। ओके, स्टिल नॉट ओके। सो अभी चलेंगे तो फर्स्ट जो है फर्स्ट थ्योरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, थ्योरी 1, वो है वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कई जगह पे यूज़ होता है, लेकिन ये सबसे ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल थ्योरी है अबाउट वैलेंस बॉन्ड, राइट, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। सो अब हम क्या करेंगे, उसका पोस्टुलेट डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमारे लिए क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में
पहले इसको हिटलर एंड लंदन प्रपोज किए थे, उसको मॉडिफाई कर लिए पाउलिंग एंड स्लाटर, ठीक है। सो फर्स्ट पोस्टुलेट दैट मीन्स for postulates of Hitler London, ठीक है। सो फिर पोस्टुलेट्स क्या क्या था उनका? पहला है ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of bonded atoms take part in the बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। जो वैलेंस शेल होता है उसका ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, दो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग, orbitals taking part in the bonding, जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल and taking part in the bonding must overlap, okay, atomic orbitals taking part in the bonding must overlap with each other and they must have, they means वही atomic orbitals का, they must have electrons with opposite spins, ठीक है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, बोल रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटम के ओर से जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अभी बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो उन दोनों ऑर्बिटल, दो एटम की दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना चाहिए। ओवरलैप का मतलब क्या है? जब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल नहीं लेंगे, जब बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो डियर फ्रेंड्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो पहले हम ए से लिख ले रहे थे। क्यों लिख ले रहे थे? क्योंकि H का एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन को डट करके और इसको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के माध्यम से हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक जब दोनों आटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको वन लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में तो ऐसे लिखते नहीं थे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि NaCl ऐसे लिखा नहीं जाता है। जस्ट दो आटम, जो दोनों आटम आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो दोनों आटम को साथ में लिख लेते हैं। लेकिन कोवालेंट बॉन्ड में साथ भी तो लिख सकते हैं H2 करके, लेकिन H और H के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो कोवालेंट बॉन्ड को इंडिकेट करता है। एक लाइन दो इलेक्ट्रॉन जो दोनों आटम के बीच में शेयर हुआ है, एक लाइन दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एनीवे, ये जो पॉइंट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग मस्ट ओवरलैप विथ ईच अदर, मतलब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? हाइड्रोजन का 1s1 और 1s जो है, s मतलब वो स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है। ये एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक हाइड्रोजन s से आता है, ये बन गया। और दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। ये जो कॉमन रीजन है इसको हम बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन, मस्ट ओवरलैप। ये वाला है, ये जो वाला है मस्ट ओवरलैप, राइट।
ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है विथ ईच अदर एंड दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन। इसका मतलब ये जो दो हाइड्रोजन अभी हैं, ये तो वाला रीजन था, मैं और एक बार शो कर दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन के पास अगर, ठीक है, ये हाइड्रोजन के पास अगर क्लॉकवाइज स्पिन वाला एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा जो हाइड्रोजन आएगा उसके पास कितना होगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा, क्योंकि ये 1s1 है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1 है, इसका मतलब s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसको मैं, ये वाला हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैं क्लॉकवाइज स्पिन ऐसा करके इंडिकेट किया हूँ, एंड दूसरे हाइड्रोजन का अदर एक इलेक्ट्रॉन जिसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होना चाहिए। इसके बाद ही दो हाइड्रोजन आटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं तो सेम स्पिन रहेगा। ये ऑर्बिटल, अगर ये हाइड्रोजन के पास क्लॉकवाइज का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी वही क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों हाइड्रोजन कब बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है ना। सो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बात बोल रहे हैं हिटलर एंड लंडन, वो बोल रहे हैं कि अगर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो उसका बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑपोजिट स्पिन में रहना चाहिए। बस ये था सेकंड पॉइंट। सो हम ले लेंगे एक स्क्रीनशॉट और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। फिर अब चलेंगे तो पॉइंट 3। ठीक है, पॉइंट 3 में माय डियर फ्रेंड्स है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, नेचर ऑफ ओवरलैप। पॉइंट 3 में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप with each other in two different forms, ठीक है। क्या है वो? फर्स्ट है हेड ऑन ओवरलैप, फिर आता है साइड वाइज ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप क्या करता है? हेड ऑन ओवरलैप लीड्स टू क्या फॉर्म करता है? सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैप क्या करता है? लीड्स टू पाई बॉन्ड। क्या है इसका मतलब? अगर एक एस के साथ दूसरे एस ओवरलैप करता है तो ये हेड ऑन के अलावा इसका साइड कहाँ है जो साइड वाइज ओवरलैप करेगा? सो दो एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो ये हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हेड ऑन ओवरलैप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। किस ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है? एस ऑर्बिटल को तो ऐसे बोल सकते हैं, एस सिग्मा बॉन्ड, यानी हेड ऑन ओवरलैप। जैसे कि कभी नो WWE में दो जो जब टकराव होता है तो दो पहलवान के सर जाके ऐसे धड़ांग हो जाता है ना, इसीलिए। ठीक इसी तरह दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। एस सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। वैसे अगर एस के साथ हेड ऑन ओवरलैप होगा पी का, ठीक है, तो ये ओवरलैप बन जाता है, ठीक है ना। ये भी वही, ये एस है और ये पी है। ये किस प्रकार का ओवरलैप है?
हेड ऑन। अगर कन्फ्यूजन है तो जब साइड वाइज हम बोलेंगे तो दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एस पी हेड ऑन ओवरलैप है, इसीलिए सिग्मा 1, ठीक है ना। ठीक उसी तरह पाई 1 कैसे बनता है, अगर ऐसा एक P है, इसका साइड है, इसीलिए P ही P के साथ, D के साथ, DP के साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सकता है, ठीक है ना। ये साइड वाइज ओवरलैप होता है। ये दो बॉन्ड नहीं है, एक ये इसका, ये एक हाइड्रोजन सॉरी ये एक आटम का जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ये ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरे एक ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है। दो p ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो ये साइड वाइज ओवरलैप बनने से ये किस प्रकार का ओवरलैप है, जैसे कि कृष्ण और सुदामा के बीच में आलिंगन हो रहा था, तब जिस जो साइड वाइज वाला ये है कृष्ण सुदामा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप, अगर साइड वाइज ओवरलैप हो तो वो पाई बॉन्ड ही बनाते हैं। ये किस प्रकार का पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, मतलब एक एटम का एक p ऑर्बिटल दूसरे एटम का और एक p ऑर्बिटल अपने आप में क्या हो जाता है, साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये सब सिग्मा p के साथ सिग्मा भी बना सकता है कैसे, अगर ऐसा एक p आएगा वही एक्सिस में, ये एक एक्सिस में है ना, सेम एक्सिस में ऐसा और एक p आएगा तो ये वाला जो ओवरलैप है ये p हेड ऑन हुआ ना, ऐसे हो रहा है ना, सो p सिग्मा 1 ही बनेगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह डी पाई बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है, dp पाई बॉन्ड भी बन सकता है। तो ये बन जाता है एक वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ हिटलर लंदन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सो एक ले लेंगे स्क्रीनशॉट, सो देन विल प्रोसीड। तो फिर अभी चलेंगे, ये बन गया एक, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है इसके बारे में और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कशन कर पाएंगे वो क्या है, when two atomic orbitals overlap with each other when two atomic orbitals overlap with each other, energy is released due to the combination of two electrons, there are two oppositely spinning combination of two oppositely spinning electrons, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लीड्स टू द दो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन का होते हैं। अगर ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, और वो एनर्जी रिलीज हो जाने से वो जो सिस्टम जो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड हो रहा है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है अगर कोई सिस्टम में एनर्जी रिलीज होता है तो वो स्टेबल बन जाता है। ये बोला जाता है इधर कि एक हम पोस्टुलेट ले लेते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, हम लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट,
न्यूट्रलाइजेशन के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज्ड बाय द रिलीज्ड due to the combination of two oppositely spinning electrons. This is called neutralization of spin magnetic moment, and due to which the system becomes stable. The system becomes stable. ठीक है ना, ये बन जाता है फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है, वैसे हम चलेंगे ऐसे करके, हमको 4 पोस्टुलेट मिल गया। अभी ये जो सारे पोस्टुलेट्स है, ये पोस्टुलेट्स को कैसे पाउलिंग एंड स्लाटर इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको हम डिस्कशन करेंगे एक स्क्रीनशॉट ले जाने के बाद। ठीक है, फिर चलिए हम चलते हैं पोस्टुलेट्स गिवन बाय और मॉडिफिकेशन डन बाय पाउलिंग एंड स्लाटर। modification done by Pauling and Slater. Pauling and Slater, ठीक है। सो फर्स्ट है the strength of covalent bond. The strength of covalent bond is directly proportional to the extent of overlap between atomic orbitals. इसका मतलब क्या है कि अगर हम S और S के बीच में वैसे एक सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का डिस्कशन करेंगे, S ऐसे सिग्मा बॉन्ड और एक PP सिग्मा बॉन्ड और एक PP सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, PP सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम इसको समझ लेना चाहिए कि जब SS ओवरलैप का सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप बन रहा है। अगर हेड ऑन ओवरलैप नहीं होगा तो कभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये है हेड ऑन ओवरलैप के बाद, और इधर क्या हो रहा है, ये है p ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, तो ये बन रहा है pp पाई बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा ओवरलैप है, साइड वाइज, कृष्ण सुदामा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है ना, हमेशा ये याद रखना, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है। जब दो एटम साइड वाइज, दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करते हैं तो वो इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इधर थोड़ा होता है, इधर थोड़ा होता है। ये दोनों जो ओवरलैप बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जो हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड होता है। सो हेड ऑन ओवरलैप का एक्सटेंट के बारे, एक्सटेंट मतलब कितना ज़्यादा, हेड ऑन ओवरलैप का एक्सटेंट हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से ज़्यादा होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रेंथ होगा। अगर स्ट्रेंथ की बात हम बोलेंगे, जो सिग्मा और कोवालेंट बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड से ज़्यादा होगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स था। ठीक है ना, ये तो ऑपोजिट स्पिन के बारे में तो बोला गया है पहले, और ऐसे हम देखेंगे SS, देन आता है SP। ठीक है ना, और एक SP के बारे में हम बोलेंगे, SP ये रहेगा उससे। ठीक है ना, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, देन सिग्मा बॉन्ड है PP। और अगर हम, ये तो हम डिस्कशन कर रहे थे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना,
फिर चलेंगे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप ऑफ वेरियस ओवरलैप, ठीक है ना। पहले आता है एस एस, फिर आता है एस पी, देन आता है पी पी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ पी पी का, देन सबसे ज़्यादा एस एस, देन एस पी, देन पी पी बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम अभी चलेंगे एस और पी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड्स है, वो सिग्मा बॉन्ड्स को खाली अगर कंपेयर करेंगे किसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, जो जितना डिरेक्शनल होगा। और अगर एक ऑर्बिटल डिरेक्शनल है तो वो डिरेक्शनल ऑर्बिटल का ओवरलैप ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, ये एस ऑर्बिटल बन गया स्पेरिकली सिमेट्रिकल। उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई एक डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड नहीं है, इसलिए ये इतना ज़्यादा एक डायरेक्शन में बढ़िया ओवरलैप नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह अगर हम एक पी ऑर्बिटल का बात करें तो उसका अगर ये एक्स डायरेक्शन है और ये पी एक्स ऑर्बिटल है तो ये पी एक्स ऑर्बिटल का एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है। उसके हिसाब से, इसके हिसाब से नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है हायर इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ atomic orbital, higher will be the overlap and strength ठीक है ना। लेट मी चेंज ओके, सो हायर विल बी द, इसका मतलब क्या है, स्पेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल का। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा, एस एस पहले सबसे कम, देन एच पी, और सबसे ज़्यादा जो सिग्मा बॉन्ड होगा पी पी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये भी डायरेक्शनल है। एक मतलब कैसे पी पी कैसे बन रहा है, वही एक्स एक्सिस में एक ऑर्बिटल तो ऐसा रहेगा, दूसरा ऑर्बिटल आके इधर ओवरलैप कर लेगा, ये ज़्यादा हायर ओवरलैप, हायर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप in a particular direction, overlap, higher extent of overlap। ये जो p ऑर्बिटल है डिरेक्शनल ऑर्बिटल, लेकिन ये जो स्पेरिकली सिमेट्रिकल है एस एस, जो स्पेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होते हैं वो उतना ज़्यादा क्या कर नहीं पाते हैं, उतने ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये बन जाता है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। सबसे बढ़िया जो पोस्टुलेट मॉडिफाई किया गया है पाउलिंग एंड स्लैटर के द्वारा, बढ़िया सा पोस्टुलेट जो है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये अभी आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर द एनर्जी, बढ़िया सा पोस्टुलेट है ये, समझने का ज़रूरत है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट phase of covalent bond formation is used in unpairing the rest paired electrons for the formation of bond further। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्मेशन, PCl5 फॉर्मेशन। फास्फोरस का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15, सो इसका एटॉमिक नंबर है 15, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। सो वैलेंस शेल में ये बन जाता है 10 12 और 3px1 3py1 3pz1। इसका मतलब क्या हो गया, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि ये खाली 3 कोवालेंट बॉन्ड ही बना सकता है, लेकिन कैसे 5 क्लोरीन के साथ फास्फोरस बॉन्ड कर रहा है। सो पहले क्या होता है, पहले जो एक है क्लोरीन और क्लोरीन के साथ PCl3 बना लेता है, ठीक है ना, PCl3 बना लेता है। लेकिन अगर 2 और क्लोरीन आटम के साथ बॉन्ड करना चाहेगा कौन, फास्फोरस, तो उसके पास फिर एक्स्ट्रा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। इसलिए क्या होता है, ये जो पहले ये फास्फोरस का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इधर से यार होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये इधर भी एनर्जी रिलीज होता है, इधर जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उधर भी एनर्जी रिलीज होता है, इधर भी एनर्जी रिलीज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज हुआ फर्स्ट P के साथ 3 क्लोरीन आटम का बॉन्ड होने के टाइम पे वो जो एनर्जी आएंगे वो ये जो ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर्ड कर लेंगे। तो फास्फोरस 15 का ये था ग्राउंड स्टेट। ये क्या था, हम क्लियर करके लिखेंगे, ये था ग्राउंड स्टेट, ये था ग्राउंड स्टेट। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किधर चला जाएगा रे, 3d0 को, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बन जाता है रे, एक्साइटेड स्टेट। सो फिर ये जो एक्साइटेड स्टेट है क्या हो जाएगा, ये तो बन गया नियॉन 10 किसके, अब तक 2 2 4 6 10 नियॉन 10। फिर ये बन जाता है 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d को चला गया एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो PCl3 तैयार कर रहा था। अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये दिखाई देता है कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन गया 5। तो जो एक्स्ट्रा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया उसके साथ फर्दर 2 क्लोरीन आटम बॉन्ड कर लेंगे और अभी बन गया 5। तो पहले ये जो 3 इलेक्ट्रॉन था, ये 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके जो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया, वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो रिलीज्ड एनर्जी जो है वो ये पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर लेता है, एक्साइटेड स्टेट में आके फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लेता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। सो वैसे ये था आज के क्लास में डिस्कशन, कोवालेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किए और इसमें
हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कशन किए, कैसे हिटलर लंदन प्राइमरी स्टेटमेंट दिए थे उसको मॉडिफाई किया गया। हिटलर लंदन पहले दिए थे जिसको मॉडिफाई किया गया पाउलिंग एंड स्लाटर के द्वारा। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज क्लास में हम काफ़ी कुछ डिस्कशन किए। अगर कोई डाउट रहेगा तो हमको ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।